गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे 11th और 12th और सीए फाउंडेशन के लिए। उसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब व्हाट डू मीन बाय ट्रेड रिसीवेबल्स, तो इसे हम समझ लेते हैं एक बार, फिर रीड कर लेंगे। ट्रेड ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, रिसीवेबल्स जिनसे हमें कुछ मिलने वाला हो। इसमें दो वर्ड हैं ट्रेड रिसीवेबल में। एक तो होता है डेटर्स। डेटर्स मतलब वो पर्सन जिससे आप उधार सामान बेचते हैं, जिससे आपको पैसा लेना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, उसे आप डेटर्स बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं देनदार, जो देगा आपको पैसे, राइट। डेटर्स जिससे आप उधार सामान या कोई सर्विस देते हैं, उधार क्रेडिट पर सामान बेचते हैं, तो उसे डेटर्स बोलते हैं। कई बार डेटर्स आपको पैसे टाइम पे देने का प्रॉमिस करता है, पर आपको उस पर बिलीव नहीं होता। ये पहले ही बताया था, BR बिल्स रिसीवेबल, वो BR भी दे सकता है आपको डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स प्लस BR का जो टोटल है उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। BR वापस समझ लें। जैसे मान लेते हैं एक पर्सन है A, ये बिजनेसमैन है, ये शॉपकीपर है, और B बायर है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो A से और B को उधार सामान खरीदना है, तो B A से कहता है कि मैं सामान आपसे ले लूँगा, पर मैं पेमेंट 2 महीने बाद करूँगा। आफ्टर 2 मंथ आई विल पे। B प्रॉमिस करता है, पर A इस पे बिलीव नहीं करेगा क्योंकि ये इसको जानता ही नहीं है, और कोई गारंटी भी नहीं दे रहा है B की A को कि भाई इसको कोई कॉमन फ्रेंड हो जो जिम्मेदारी ले ले कि अगर B ने पैसे नहीं दिए तो वो दे देगा। तो ये क्या करेगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट टाइप करवाएगा। लीगल डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा, कोर्ट का स्टैम्प लगा होता है, ग्रीन कलर का होता है जनरली वो, ठीक है। तो उस पर लैंग्वेज टाइप करवाएगा ये कि मैंने इस दिन B को सामान बेचा है और B ने इस दिन देने का मुझे प्रॉमिस किया है। या तो मुझे देगा या मेरे बिहाफ पर किसी और को देगा, यानी या तो वो A को देगा या A के कहने पर किसी और को भी दे सकता है पैसे। तो इस पे जब B साइन कर देगा, B को साइन करना होगा, B अपनी एक्सेप्टेंस देगा। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट मतलब है जिससे अगर B पीछे हटता है तो आप पुलिस कंप्लेंट करके कोर्ट में केस कर सकते हैं कि B ने प्रॉमिस किया था पैसे नहीं दे रहा। तो लीगल डॉक्यूमेंट मतलब अ डॉक्यूमेंट विच इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब जिससे कानून के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। आप कानून की हेल्प ले सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर और किसी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो ए ने ये बिल लिखा, टाइप तो ए ने करवाया, तो ए को बोलते हैं ड्रॉवर। जो बिल लिखता है वो तो हो गया ड्रॉवर। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं ड्रॉवी, लॉ की लैंग्वेज में। ड्रॉवी मतलब बायर जिसने बिल एक्सेप्ट किया है। और मान लीजिए 2 महीने बाद ए कहता है कि पैसे मुझे ना देकर मेरे फ्रेंड को दे देना, सी को दे देना पैसे। तो सी को बोलेंगे इंडोर्स सी, क्योंकि इसने अपना बिल इंडोर्स कर दिया। यानी जो ड्रॉवर है वो चाहे तो अपना बिल BR किसी को दे सकता है, तो जिस पर्सन को दिया जाता है उसे इंडोर्सी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ सर, जब कोई अपना पैसा लेने का राइट, जब कोई पर्सन अपना पैसा लेने का राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, तो इस प्रोसेस को लॉ में इंडोर्समेंट बोला जाता है। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे B ने एक्सेप्ट किया है, तो वो उसे बोलते हैं BR। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ड्रॉवी है, जो सेलर है, वो बिल की लैंग्वेज टाइप करवाएगा कि लीगल डॉक्यूमेंट पे। जो बायर है ड्रॉवी, वो उसे साइन करेगा, अपनी एक्सेप्टेंस देगा। जब वो एक्सेप्टेंस दे देगा तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को बिल्स रिसीवेबल बोला जाएगा। ए के लिए तो वो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्स पेबल है, क्योंकि बी को तो पे करना है आफ्टर 2 मंथ। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्स पेबल कहलाएगा। और ए चाहे यानी ड्रॉवर चाहे तो अपने बिहाफ पर वो किसी और को भी दे सकता है। तो जिस थर्ड पर्सन को वो देगा BR, उसे इंडोर्सी बोलेंगे। और इस प्रोसेस को इंडोर्समेंट बोलते हैं। जब वो कोई पर्सन अपना पैसा लेने का राइट किसी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो इस प्रोसेस को आप इंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ तो डेटर हैं, आपके पास 1 करोड़ के तो डेटर हैं जिनसे आपने कोई BR नहीं लिया, आपने विश्वास करके उन्हें सामान बेचा। और कुछ डेटर ने आपको BR दे दिया, मान लो 50 लाख का BR है। तो इन दोनों के टोटल को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे इन दोनों से, तो इन दोनों के कंबाइंड टोटल को बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर? तो पढ़ लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स मीन्स टू द अमाउंट रिसीवेबल, जो आपको रिसीव होगा ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, या तो आपने गुड्स बेचा होगा उन लोगों को और सर्विस दी होगी रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड बोथ ट्रेड डेटर भी आएंगे, डेटर मतलब जिनसे आपको सामान बेचा उधार वो, और BR भी आएंगे जिन डेटर्स ने आपको BR दिया, बिल्स रिसीवेबल्स।
ट्रेड डेटर्स का मतलब भी दे रखा है। द टर्म ट्रेड डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन, इसमें वो लोग आते हैं और फर्म यानी कोई भी फर्म मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई सोल बिजनेस पर्सन भी हो सकता है, टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंटेड, जिनको आपने गुड्स बेचा या सर्विस दी है ऑन क्रेडिट यानी उधार, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव फ्रॉम देम, और अब तक उनसे पेमेंट नहीं मिला है। दे स्टिल ओव सम अमाउंट टू द बिजनेस, उनको अभी भी पैसा देना है बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स वर्थ ₹5 लाख हैव बीन सोल्ड टू मोहन, आपने मोहन को उधार सामान बेचा ऑन क्रेडिट मतलब उधार बेचा, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द डेटर, वो डेटर माना जाएगा बिजनेस का, सो लॉन्ग एज ही डज नॉट मेक द फुल पेमेंट, जब तक तो पूरा पैसा नहीं देता उसे हम अपनी बुक्स में, हमारे रिकॉर्ड्स में डेटर्स के नाम से दिखाएंगे मोहन को। तो डेटर वो लोग होते हैं जिन्हें आप उधार सामान बेचते हैं, जिनसे आपको पैसा लेना है। BR का मतलब दे रखा है, ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में ही BR आता है कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं इस BR को, किसी को भी दे सकते हैं आप। बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर भी आएगा अभी जब लॉ में आप पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज को ढंग से। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में BR BP और एक प्रॉमिसरी नोट आता है, अभी प्रॉमिसरी नोट भी बताएंगे, ठीक है। ऐसे भी समझने पहले प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। एक तो होता है BR BP जो आप पढ़ चुके हैं कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो साइन करता है बायर यानी ड्रॉवी, और एक्सेप्टेंस देता है ड्रॉवर को कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो पैसा दे देगा। एक होता है प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट वचन पत्र बोलते हैं हिंदी में, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। अब सर ये क्या होता है प्रॉमिसरी नोट, मतलब वही सेम चीज़, आप एक लीगल डॉक्यूमेंट कर लिखा जाएगा जिसमें लैंग्वेज लिखी जाएगी कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को गुड्स बेचा है उधार या कोई अमाउंट उधार दिया है और उसने एक टाइम बाद आपको पैसा देने का प्रॉमिस किया है, इसमें आपको ही देने का प्रॉमिस किया है, मतलब नाम होगा कि मिस्टर ए को ही 2 महीने बाद पैसा देगा बी। इसमें ये लैंग्वेज नहीं होगी कि ए के कहने पे वो किसी और को देगा, यानी इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा होगा प्रोमिसरी नोट में कि उसी को ही पैसा मिलेगा, उसके अलावा किसी और को नहीं मिलेगा, तो उसे प्रोमिसरी नोट बोला जाएगा। यानी BR BP में तो 3 पार्टी हो सकती है मैक्सिमम, एक तो ड्रॉवर जो बिल लिख रहा है यानी सेलर, ड्रॉवी जो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है बायर, और इंडोर्सी जिसे बिल दिया गया है पेमेंट रिसीव करने के लिए, यानी BR BP का इंडोर्समेंट हो सकता है, ठीक है, तभी तो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये। प्रॉमिसरी नोट भी बिल ऑफ एक्सचेंज है पर इसका इंडोर्समेंट नहीं हो सकता, आप किसी को अपने बिहाफ पर पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं दे सकते, जिस पर्सन का नाम है प्रॉमिसरी नोट में वचन पत्र में उसे ही पेमेंट रिसीव होगा। तो अपन क्या डिफरेंस बोल सकते हैं कि BR BP में 3 पार्टीज हो सकती है मैक्सिमम, एक तो ड्रॉवर जो बिल लिख रहा है सेलर, एक ड्रॉवी यानी बायर जिसने एक्सेप्टेंस दी है, एक इंडोर्सी जिसको पेमेंट मिलेगा सेलर के बिहाफ पर, जबकि प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज हो सकती हैं। BR का इंडोर्समेंट हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट का इंडोर्समेंट नहीं हो सकता। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर होता है जिसमें BR BP और प्रॉमिसरी नोट को लिखा जाता है। तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवर, ये बिल रिसीवर बोला जाएगा फॉर द पर्सन हु ड्रॉ इट, ड्रॉवर के लिए तो BR हो गया सेलर के लिए, एंड गेट इट बैक, वापस ले लेगा वो आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉवी, जब बायर उस पर साइन कर लेगा वो बिल सेलर अपने पास रख लेगा। दस बिल रिसीवल इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डेटर, जो कि डेटर इस पर लिखते हैं, और रिसीव बाय वे ऑफ इंडोर्समेंट फ्रॉम देम, आप उसका इंडोर्समेंट भी कर सकते हैं। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच अ बिल इज रिसीवेबल एट फ्यूचर डेट, और जो पैसा लिखा होता है फ्यूचर डेट पे आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड है ट्रेड पेबल, सेम जैसे आपने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा था ऐसे ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल, पेबल मतलब जिसे देना है। सपोज आपने किसी पर्सन से उधार सामान खरीदा, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको उस आदमी को पैसे देने होंगे, राइट, तो वो बंदा आपके लिए क्रेडिटर कहलाएगा। क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिससे आपने कोई उधार सर्विस ली है या उधार कोई पैसा लिया है, कोई अमाउंट देना है, कोई गुड्स परचेज किया है, तो उसे क्रेडिटर बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, वो आपका लेनदार है, वो लेगा आपसे, राइट, ठीक है। सेम जो BR आपने उसे अगर कोई BR दिया तो उसके बिल्स पेबल, अगर आपने बिल्स पेबल का मतलब पढ़ाया था कि जैसे बी के लिए तो बिल्स पेबल है ना, ए के लिए BR है,
तो बी को तो देना है पैसा, 2 महीने बाद उधार खरीदा है, तो उसके लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट उसने साइन किया वो बिल्स पेबल है, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ उसे पैसे देने हैं। तो बिल्स पेबल भी हो सकता है जिसके बिहाफ पे आपको पैसे देने होंगे किसी को। तो क्रेडिटर और बीपी, अगर क्रेडिटर मान लीजिए 1 करोड़ के हैं और बीपी आपके पास 50 लाख के, आपने साइन करके किसी को लीगल डॉक्यूमेंट दिया है कि आप 2 महीने बाद उसे पैसे देंगे, तो बिल्स पेबल है। तो इन दोनों के टोटल को ट्रेड पेबल्स बोला जाता है, यानी क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, इन दोनों के कंबाइंड टोटल को ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। अब पढ़ लेते हैं। ट्रेड पेबल्स इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज, या तो आपने किसी से कोई गुड्स खरीदा था, या सर्विस टेकन, या आपने कोई सर्विस ली थी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेबल इंक्लूड्स बोथ ट्रेड क्रेडिटर्स भी आएंगे और बिल्स पेबल, इन दोनों के कंबाइंड टोटल को बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड क्रेडिटर को अलग से भी डिफाइन किया गया है, जिन लोगों से हमने उधार सामान खरीदा है या कोई सर्विस ली है। द टर्म ट्रेड क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन, इसमें वो लोग आएंगे और फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, फ्रॉम whom goods have been purchased, जिनसे आपने कोई सामान खरीदा है, और रिसीव सर्विसेज प्रोक्योर्ड, या कोई सर्विस ली है, ऑन क्रेडिट उधार, ऑन क्रेडिट मतलब उधार, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम, और अभी तक आपने उन्हें पेमेंट नहीं किया है। सम मनी इज स्टिल ओविंग टू देम, अभी भी कुछ पैसा है जो आपको पे करना है उनको। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स वर्थ ₹50,000 आर परचेज फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट, अगर आपने उधार सामान खरीदा है गोविंद से, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द क्रेडिटर, वो आपका उधर क्रेडिटर रहेगा ऑफ द फर्म सो लॉन्ग एज, जब तक द फुल पेमेंट इज नॉट मेड टू हिम, जब तक आप उसे पूरा पैसा नहीं दे देते, वो आपकी बुक्स में क्रेडिटर्स कहलाएगा। बिल्स पेबल, अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्टेड, बताया था जो एक्सेप्ट करता है बायर ड्रॉवी, उसके लिए वो बिल्स पेबल कहलाता है। एंड रिटर्न इट टू द ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने के बाद आप इसे ड्रॉवर को देते हैं। तो जो सेलर के लिए तो वो BR कहलाएगा, बिल्स रिसीवर, क्योंकि उसे तो पैसा मिलेगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और आपके लिए कहलाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि आपको पैसे देने हैं। दस बिल्स पेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, आप जब क्रेडिटर को साइन करके देते हैं अपनी एक्सेप्टेंस की, हाँ मैंने आपसे उधार पैसा लिया है या उधार गुड्स लिया है और मैं एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको पैसा दूंगा, तो वो बिल्स पेबल है। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच अ बिल इज पेबल एट अ फ्यूचर डेट, और जो पैसा है वो फ्यूचर डेट को देना होता है। तो बिल्स पेबल आपके लिए एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब पे करनी होती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है कॉस्ट का मतलब दे रखा है, तो इसे भी समझ लेते हैं कॉस्ट क्या होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, देखिए कॉस्ट वर्ड जो है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के नाम से के लिए यूज़ होगा। मैन्युफैक्चरर जो पहले कुछ बनाएगा या बेचेगा, और या तो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। सर्विस प्रोवाइडर मतलब आप कोई गुड्स तो नहीं बनाते, आप सर्विस देते हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, जैसे आपकी बार्बर की शॉप है, नाई की शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, डॉक्टर हैं, आप आर्किटेक्ट ने खुद का ऑफिस खोल के बैठे हैं, तो आप सर्विस दे रहे हैं। जरूरी थोड़ी आप मेडिसिन भी बेचे हो, डॉक्टर हो सकता है कंसल्टेंसी दे रहा हो, अगर मेडिसिन भी बेच रहा है तो वो ट्रेडर भी हो जाएंगे, आप बने बनाए चीज़ भी बेच रहे हैं। एक वर्ड होता है ट्रेडर। ट्रेडर मतलब जो बना बनाया सामान खरीदते हैं और आगे बेचते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, उन्हें ट्रेडर बोलते हैं। पर जब भी कॉस्ट की बात की जाएगी, वो हमेशा मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाएगा। अब क्या होती है कॉस्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी आपने रिसोर्सेज यूज़ किए, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आप शूज़ बना रहे हैं तो लेदर लगेगी, चमड़ा लगाया आपने 100 रुपीज़ का, आपने लेबर से काम कराया, उन्हें 50 रुपीज़ दिए, आपके कुछ और खर्चे हो गए, एक्सपेंसेस 20, तो ये जो 170 का जो खर्चा है, जो रिसोर्सेज आपने की होगी, रिसोर्सेज मैन मतलब आप आदमी से भी काम करा सकते हैं, आप कोई थिंग्स भी अटैच कर सकते हैं, ये सब रिसोर्सेज होते हैं। यानी जो भी रिसोर्सेज आपने यूज़ किए किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या किसी सर्विस को रेंडर मतलब देने में, तो उन रिसोर्सेज के टोटल को कॉस्ट बोलते हैं, लागत, कि हमारा खर्चा कितना हुआ, इनको कॉस्ट बोलते हैं। और कॉस्ट वर्ड हमेशा मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोला जाएगा, ठीक है। ट्रेडर कभी कॉस्ट नहीं बोलता है, ठीक है, वो तो एक्सपेंस बोलता है कि मेरा खर्चा है, उसने कुछ बनाया नहीं है। जो लोग बनाते हैं बेचते हैं उनके लिए कॉस्ट वर्ड यूज़ होता है, ये भी खर्चा ही कॉस्ट, पर इसे हमें कॉस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली। तो कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कोई भी रिसोर्स है जो आप किसी गुड्स के मैन्युफैक्चर में या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में यूज़ में लेते हैं, तो उन रिसोर्सेज में जो आपका खर्चा हो रहा है उन खर्चों के टोटल को कॉस्ट बोलते हैं। अब पढ़ लेते हैं।
कॉस्ट कैन बी टर्म एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप, जो रिसोर्सेज गिवन अप मतलब आपने यूज में दिए हैं इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विस, किसी गुड्स और सर्विस को देने में, तो उन सब का टोटल होता है कॉस्ट। द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी, या तो मनी हो सकता है, पैसा दिया होगा, और मनी इज इक्वलेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, या मनी के इक्वल कोई चीज़ आपने दी हो। मान लीजिए आपने किसी से चमड़ा खरीदा, उसको कोई आपने सामान दे दिया, तो जो सामान दिया उसकी वैल्यू भी कॉस्ट है। आप कैश में भी दे सकते हैं किसी को कोई चीज़, और कैश के इक्वल कोई चीज़ दे के अपना गुड्स परचेज कर सकते हैं, जिसे बार्टर बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे चावल खरीदे और आपको मैंने गेहूं दिए, तो जो मैंने गेहूं दिए वो मेरे लिए तो कॉस्ट है, क्योंकि चावल खरीदने पे जो मैंने पेमेंट किया, भले मैंने कैश में नहीं दिया पर उसकी मनी इक्विवेलेंट चीज़ थी। मनी इक्विवेलेंट मतलब जिन चीज़ों का मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप गेहूँ मार्केट में बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो मैंने आपको दी किसी गुड्स रिसोर्सेज को लेने पर, चाहे वो कैश में दी या मनी के इक्विवेलेंट दी, वो खर्चा मेरी कॉस्ट है। द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा, ये लंदन का इंस्टीट्यूट है, हैज़ डिफाइंड द टर्म कॉस्ट एज फॉलो, उसने कॉस्ट को डिफाइन किया है। जब कोई ऑथर या कोई इंस्टीट्यूट आपको डेफिनेशन देता है किसी चीज़ की, तो इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल मतलब जो सच में खर्चा हो रहा है आपका, नोशनल मतलब काल्पनिक, इमेजिनेशन। अभी बताएंगे इसका मतलब। इंकर्ड ऑन, जो कि हुआ है। एट्रीब्यूटिव मतलब जो रिलेटेड है टू अ स्पेसिफाइड थिंग, किसी चीज़ से और एक्टिविटी से, यानी किसी चीज़ और एक्टिविटी को करने में जो आपका खर्चा हो रहा है, चाहे एक्चुअल खर्चा हो रहा है चाहे काल्पनिक खर्चा हो रहा है, उसे कॉस्ट बोलते हैं। द स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी में भी प्रोडक्ट, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है जिस पे आप खर्चा कर रहे हैं। अब सर नोशनल क्या होता है, इसे भी समझिए। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कपड़ा बना रहे हैं, मतलब बनाने में तो पहले बनाएंगे और फिर बेचेंगे, या कोई शूज़ बना रहे हैं, तो शूज़ बनाने के लिए एक तो लेदर लगेगा, लेदर खरीदा आपने 100 रुपीज़ का, पर शूज़ की बात कर रहे हैं। फिर आपने वेजेस दी, वर्कर से काम कराया, और एक वर्कर को वेजेस देते हैं एक शूज़ पे आप 20 रुपीज़। आपके अदर खर्च हो गए, ग्लू लगा, उसमें आपका लेस लगी, तो कोई भी अदर एक्सपेंस मान लेते हैं, कोई और खर्चा हुआ आपका 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो टोटल हो गया 170। ये तो एक्चुअल में हुआ है खर्चा। भाई आपका खर्चा हुआ एक शूज़ को बनाने में, आपने 100 रुपये का तो चमड़ा लगाया, 20 रुपये की मजदूरी दी है वर्कर को जिस जो शूज़ बना रहा है, और अदर एक्सपेंस हो गए, सोल लगाया आपने, ग्लू लगाया आपने, अदर कोई फीता लेस लगाया एक्सेट्रा। इन सब का जो टोटल हुआ उसे बोलेंगे कॉस्ट। ये तो कॉस्ट हो गई आपकी। एक्चुअल में जो खर्चा हो, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ है, सच में खर्चा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि वैसे तो आप जहाँ बना रहे हैं शूज़ उसे फैक्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है उसे आप बोलेंगे फैक्ट्री। ऑफिस नहीं बोलेंगे उसको। ऑफिस तो वहाँ जहाँ बैक ऑफिस का काम होता है, जहाँ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, वहाँ कोई जनरली कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होती है। पर फैक्ट्री में जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आता है माइंड में, तो माना जाता है कि वो फैक्ट्री होगी। अब मान लीजिए जगह जो है फैक्ट्री है, ठीक है, ये किराए पे नहीं, आपकी खुद की है, ये जगह आपकी खुद की है, पर आप मन से अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो ये मैं एक फैक्ट्री किराए पे लेता तो मुझे किराया भी देना पड़ता है 1 लाख रुपए। अगर किराए पे लेता तो, पैसे तो नहीं ले रखी है आपने, पर आप लेते तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ते। तो आप कह रहे हैं कि ये भी मेरा खर्चा एक तरह से मैं कस्टमर से लूँगा, क्योंकि मैंने किराए पे तो नहीं ली, पर अगर मैं किराए पे लेता तो 1 लाख रुपए और देने पड़ते। तो आप एक खर्चे को भी कॉस्ट में जोड़ रहे हैं। नोशनल मतलब इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर ये फैक्ट्री किराए पे ली होती, वैसे तो किराए पे नहीं है, आपकी खुद की फैक्ट्री है तो किराया नहीं देना पड़ रहा, पर आप अज्यूम करें कि अगर मैं किराए पे लेता तो मुझे किराया भी देना पड़ता ना, तो वो भी मेरा खर्चा होता। तो आप उसे जोड़ रहे हैं अपनी कॉस्ट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ रहे हैं, और टोटल करके अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो कॉस्ट आपने 1 लाख रुपए किराया जोड़ा है, ऑब्वियसली एक शूज़ में तो नहीं जोड़ेंगे, जितने शूज़ आप बनाएंगे उसमें जोड़ेंगे, मैंने तो एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो किराया आप जोड़ रहे हैं शूज़ की वैल्यू में, ये नोशनल है। नोशनल मतलब इमेजिनेशन है, आपने एक्चुअल में इसका पेमेंट नहीं किया, फिर भी इस खर्चे को आप ऐड कर रहे हैं कॉस्ट में, तो ये नोशनल कॉस्ट हुई। अब क्वेश्चन होता है क्या सच में सर ऐसा होता है? नहीं, ये थ्योरी बोलती है, प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि हर कस्टमर चाहता है कि रीजनेबल प्राइस पे उससे प्रोडक्ट मिले। आपने अगर कॉस्ट में ऐसे खर्चे भी जोड़ दिए जो हो ही नहीं रहे, आप मन से ऐसे खर्चे जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो मार्केट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। कट थ्रोट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन। अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, फिर वो दूसरे का प्रोडक्ट खरीदेगा। जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो सबसे पहले प्राइस टैग देखते हैं। अब आप ये मत कहना मैं तो नहीं देखता,
जनरली पूरे वर्ल्ड में हर आदमी प्राइस टैग देखता है कि वो जो चीज़ दे रहा है उसके लिए जो कीमत दे रहा है क्या वो वर्थ है, उसकी इतनी वर्थ है मतलब वैल्यू है जो उसे देनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे खर्चे भी अपने प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड करेंगे जो हो ही नहीं रहे हैं, फिर भी आप मन से अज्यूम कर रहे हैं, तो प्राइस बढ़ जाएगा और आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, यानी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो कट थ्रोट कंपटीशन, यानी जैसे ही गला थोड़ा सा ऊपर होगा, गला मतलब कॉस्ट थोड़ी सी बड़ी, आप कट जाएंगे मार्केट से, आप आउट हो जाएंगे। तो थ्योरी बोलती है कि आप नोशनल खर्चे भी ऐड करते हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। कोई भी आदमी, कोई भी मैन्युफैक्चरर ऐसे खर्चे नहीं जोड़ेगा जो हो ही नहीं रहे, क्योंकि अगर वो जोड़ेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो मार्केट से आउट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे, और दे रखा है फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल इंक्लूड परचेज। आप जब कोई मशीन खरीद रहे हैं तो एक तो परचेज प्राइस आएगा जो आपने पेमेंट किया, जैसे आप किसी शॉप पे गए, आपने एसी खरीदा अपनी फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए, तो 1 लाख रुपए का एसी है परचेज प्राइस, प्लस फ्रेट मतलब गाड़ी भाड़ा अपनी फैक्ट्री तक लाने पे आपने 2,000 रुपये का पेमेंट किया तो वो भी जुड़ेगा। एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, और कोई इंस्टॉल करने पे, लगाने पे कोई खर्च हो वो भी जुड़ेगा। फर्दर द एक्सपेंडिचर इंकर्ड में बी एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल भी हो सकती है, नोशनल मतलब इमेजिनेशन भी हो सकती है। द अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा सामान, जैसे शूज़ बना रहे हैं आप, तो शूज़ बनाने में लेदर जो खरीद रहे हैं वो रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। वेयर इज नोशनल एक्सपेंडिचर इज वन, नोशनल काल्पनिक खर्चा वो होगा विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, आपका पैसा तो नहीं जाएगा उसमें। नोशनल एक्सपेंडिचर इज कॉन्सेप्चुअल, ये केवल कॉन्सेप्चुअल एंड डीम टू हैव बीन इनकर्ड, डीम मतलब अज्यूम कर रहे हैं हम, थ्योरी ऐसा बोल रही है जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है। हैव बीन इंकर्ड फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ ओन फैक्ट्री, जब आपकी खुद की फैक्ट्री तो आप रेंट तो नहीं देंगे, पर आप अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैं रेंट पे लेता तो रेंट देना होता, तो नोशनल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपना ही, आपने अपना ही पैसा लगाया। ओन कैपिटल मतलब जो कैपिटल आप पढ़ चुके हैं, जो ऑनर है, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे आप कैपिटल बोलते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने पास से नहीं लगाता तो बैंक से लोन लेना पड़ता, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता, तो अब इंटरेस्ट खर्चा होता, तो अब उसको भी जोड़ रहे हैं प्रोडक्ट की वैल्यू में, तो ये गलत है। नोशनल खर्चे नहीं जोड़े जाते हैं प्रैक्टिकली प्रोडक्ट की वैल्यू में। थ्योरी ऐसा बोल रही है कि हम नोशनल जो खर्चे ऐड करते हैं और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने पे, उससे आप कॉस्ट बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो कॉस्ट का सिंपल वर्ड अगर आपसे कोई पूछते हैं व्हाट यू मीन बाय कॉस्ट, तो आप क्या बोलेंगे, कोई भी रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज़ जो आपने यूज़ में ली है, ठीक है, टू मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस, किसी सर्विस को देने में या किसी प्रोडक्ट को बनाने में जिन रिसोर्सेज का आपने यूज़ में लिया है, उन रिसोर्सेज की वैल्यू को, उन रिसोर्सेज की टोटल वैल्यू को, उन टोटल खर्चों को आप कॉस्ट बोलते हैं, चलिए। नेक्स्ट वर्ड है वाउचर। अब सर ये वाउचर क्या होता है तो इसे समझें। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अब स्टाफ की पिकनिक है, पिकनिक करनी है स्टाफ की अरेंज, ठीक है। तो पहले से आप देखेंगे कि कौन सा आपको रेस्टोरेंट में रिजॉर्ट बुक करना है, कैसे बस कितनी अरेंज करनी है, राइट। तो आपको पहले पेमेंट करने होंगे। आपको ऑनर ने जिम्मेदारी दी, मान लीजिए मिस्टर ए को ऑनर ने जिम्मेदारी दी कि हमारी कंपनी में 300 वर्कर काम करते हैं, हम इनके लिए पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे और आप अरेंजमेंट करिए, सारा पेमेंट हम कर देंगे। अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना, कि बस अरेंज करनी पड़ेगी, कितनी तो बस से जाएंगे स्टाफ को लेके, फिर आपको फूड, उन्हें कितना खाना खिलाना है, कौन से रिजॉर्ट में लेके जाना है या कौन से प्लेस पे लेके जाना है, ये सब आपको अरेंज करने की जिम्मेदारी दी है आपके मालिक ने। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी जेब से तो पैसे थोड़ी लगाएंगे, ऑनर से लेंगे। अब ऑनर थोड़ी देने बैठा है पैसे, वो तो बहुत बिजी आदमी है। तो क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफर करेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मेट अलग हो सकता है। एक पेज होता है, ठीक है, यानी प्रिंटेड पेज होता है ऑब्वियसली। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है, इसमें पे अमाउंट लिखा होता है कि अमाउंट कितना चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए वो लिखना होता है। और इसमें फिर अकाउंटेंट, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, पैसा तो वही देगा, हर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट के साइन होंगे और जो पर्सन पैसा ले रहा है उसके साइन होंगे। जैसे मिस्टर ए क्या करा, ये प्रिंटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है एक रेडीमेड, इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, डेट लिखी होती है, किस पर्सन ने पैसे लिए, कितने लिए, किस पर्पस के लिए, वो लिखा होता है और साइन होते हैं अकाउंटेंट के। तो मिस्टर ए अकाउंटेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो।
तो पहले तो अकाउंटेंट ये चेक करेगा क्या मिस्टर ए को अथॉरिटी दी गई है कि वो पैसा ले सकता है। तो ये मेल दिखा देगा जो ऑनर की तरफ से आई है, ऑनर ने इसे कोई साइन करके डॉक्यूमेंट दिया होगा, ये दिखाएगा अकाउंटेंट को। फिर अकाउंटेंट इसको वाउचर भरने को बोलेगा, ये वाउचर भरेगा ये कि मुझे इसलिए पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये 2 लाख रुपए इसको दिए जाएंगे। वाउचर मतलब एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें अलाउ किया जाएगा, ठीक है, पर्सन को कि वो इतना पैसा ले सकता है। अब ये 2 लाख रुपए लेके ए इसको खर्च करेगा। बाद में मान लेते हैं 2 लाख रुपए खर्च नहीं होते, 1.8 यानी 1,80,000 रुपये खर्च होते हैं, तो 20,000 ही रिटर्न कर देगा अकाउंटेंट को। तो वाउचर का मतलब क्या हुआ? वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिहाफ पर आप अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर पैसे रिसीव कर सकते हैं और फिर उन पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बच जाएगा तो आप उसको रिटर्न करेंगे। तो वाउचर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। अगर डिफाइन करना हो तो वाउचर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिहाफ पर कोई पर्सन जिसे ऑथराइज किया गया है उस वाउचर को फिल करके अकाउंटेंट से यानी कैशियर से पैसे ले सकता है और इसे स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। अब एक वर्ड होता है, ठीक है, इनवॉइस, जो आप सुनते होंगे मार्केट में। एक वर्ड होता है बिल। तो इन्हें बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जो हमें दूसरी पार्टी देती है। वाउचर तो हमने इंटरनली जनरेट किया, इंटरनली मतलब हमने इंटरनल कंट्रोल के लिए कि कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तो वाउचर इशू किए जाएंगे। अगर डिपार्टमेंट के आदमी को पैसा चाहिए तो एक फॉर्मेट बनाया जाएगा, उस फॉर्मेट कोई ऑथराइज पर्सन के साइन होंगे तभी कैशियर अकाउंटेंट आपको पैसे देगा। क्योंकि इनवॉइस और बिल आता है जब हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं। जब आप मार्केट में शॉपिंग करते हैं बिजनेस के लिए, अपने लिए, तो आपको बिल मिलता है, इनवॉइस या बिल मिलता है, ठीक है। तो इन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं अकाउंट में। फिर इनको सोर्स डॉक्यूमेंट हुआ, इनके बेस पे अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है एंट्री। एंट्री मतलब जिस बुक में आप पहली बार रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को तो उसे एंट्री बुक बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, वहाँ पे एंट्री की जाती है। सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं इनको। इस बेस पे आप रिकॉर्ड करते हैं। ये वाउचर भी हो सकता है सोर्स डॉक्यूमेंट। जब कैशियर ने पैसे दिए होंगे 2 लाख रुपए तो उसने रिकॉर्ड किया होगा कहीं पे ट्रांजैक्शन कि हाँ मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं मिस्टर ए को। तो ये जो वाउचर हैं, इनवॉइस हैं, बिल हैं, इन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं जिनके बेस पे कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। और इनवॉइस और बिल तो हमें थर्ड पार्टी देती है, मतलब दूसरी पार्टी देती है। वाउचर बिजनेस में इंटरनल पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं। वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशन, जिससे आपको ऑथराइजेशन मिलता है यानी अप्रूवल दी जाती है टू पे, कि आपको कोई पेमेंट मिलेगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके बेस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अ सेपरेट वाउचर्स प्रिपेयर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, हर वाउचर सेपरेट प्रिपेयर होगा। खाने का वाउचर है तो अलग होगा, ट्रैवलिंग का वाउचर है तो अलग होगा, राइट। हर पेमेंट के लिए अलग वाउचर बनाया जाएगा। एंड इट इज़ स्पेसिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट कब करना होगा हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसे नीचे पढ़ रहे हैं वरना रटना हो जाएगा, मगअप करना। द फॉर्म ऑफ वाउचर वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म, यानी जो वाउचर का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन में वेरी कर सकता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। सिंस वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय डिफरेंट फर्म इन देयर ओन नेम, हर कंपनी अपने हिसाब से प्रिंट करवाएगी। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट बनाते हैं। ईच वाउचर्स नंबर होता है वाउचर का, एंड काउंटर साइन बाय द ऑथराइज पर्सन ऑफ द फर्म। और जब अकाउंटेंट पैसे दे होगा तो जो ऑथराइज पर्सन होगा वो इसे साइन करेगा। अकाउंटेंट के ऊपर जो बॉस होगा वो साइन करेगा, उसके बाद ही अकाउंटेंट आपको पैसे देगा। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी टॉपिक्स। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।